हेलो एवरीवन, दिस इज शिखर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जो मेरे हिसाब से नेगेटिव हैं इस कार में। ओवरऑल गाड़ी मस्त है, बहुत बढ़िया है। 5000 किलोमीटर्स के ऊपर मैं चला चुका हूँ इसे 3 महीने में, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। बट यार, लाइक एवरी मशीन, इसके भी कुछ नेगेटिव्स हैं। सो आई टेल यू कि मेरे हिसाब से मुझे इस गाड़ी में अभी तक क्या नेगेटिव्स लगे। हो सकता है आप में से किसी जो स्कॉर्पियो एन के ओनर्स हैं उनके हिसाब से वो नेगेटिव्स ना हो, कुछ और नेगेटिव हो, परफेक्टली फाइन। बहुत पर्सनलाइज चीज़ है, एंड मेरे पॉइंट्स भी कुछ ऐसे ही हैं जो या तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरी प्रीवियस कार्स के साथ, या मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। सो वो हिसाब से है। तो आगे बढ़ते हैं उसी में। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है यार इसमें वो है इसका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वो इतना जल्दी किक इन करता है, इतना फ्रीक्वेंटली किक इन करता है कि अगर आप उसको ऑफ करना भूल गए हो कार स्टार्ट करके चलने के बाद, तो वो एक्चुअली में ना इरिटेट कर देता है। सो इस पॉइंट पे मैं स्पेसिफिकली उसको कंपेयर करूंगा मेरी प्रीवियस कार के साथ जो कि टी-रॉक थी। उसमें भी स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आता था, बट क्या होता है ना यार, देखो ये स्टार्ट स्टॉप सिस्टम्स जो होते हैं ना, ये कुछ पैरामीटर्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैटरी की कंडीशन हेल्दी होनी चाहिए, व्हीकल की स्पीड 0 होनी चाहिए, बोनेट ओपन तो नहीं है, ऐसे कुछ 6-7 पैरामीटर्स होते हैं। वो सारे पैरामीटर्स टिक होते हैं, देन ओनली ये स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है कार को, इंजन को कट ऑफ करता है आपके कार के रुकने में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना यार स्कॉर्पियो इन में, कि उसमें ना कुछ भी लैग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपकी कार रुकती है, इवन फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, 1 सेकंड के लिए भी अगर रुक गई ना, समझो वो इमीडिएटली इंजन को कट ऑफ कर देता है। वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है यार, बिकॉज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चल रहे हो, आपकी कार बार बार रुकी है अगर, तो वो बार बार इंजन को बंद करता रहता है। सो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। टी-रॉक में कैसे होता था, देयर वाज अ लैग ऑफ अबाउट 4 to 5 सेकंड्स। कार रुकने के 4 से 5 सेकंड के बाद वो इंजन को कट ऑफ करता था। अगर मैं स्कॉर्पियो एन का यूज़र मैनुअल पढूं, तो यूज़र मैनुअल के हिसाब से उसमें मेंशन्ड है कि कट ऑफ करने से पहले 4 से 5 बार वो इंजन में लाइट को ब्लिंक करता है स्टार्ट स्टॉप की, कि वो ब्लिंक कर रहा है ना, मतलब वो इंजन को कट ऑफ करने वाला है। पर आई डोंट नो व्हाई एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में वो इमीडिएटली कट ऑफ कर देता है विद इन सेकेंड्स, एंड बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। सो ये एक चीज़ मुझे हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करके जाऊँ, तो सबसे पहले मैं उसका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को डिसेबल करूं, सो दैट वो प्रॉब्लम नहीं हो। अब इस पूरे पॉइंट में ना एक चीज़ पॉजिटिव है जो निकल के आती है, वो ये है कि अगर ये स्टार्ट स्टॉप सिस्टम परफेक्टली फाइन, परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब आपकी बैटरी एटलीस्ट हेल्दी कंडीशन में है ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ, बिकॉज ये एक पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ही वो कार को बंद करता है या इंजन को शट करता है। सो ये मेरे हिसाब से पहला नेगेटिव पॉइंट है। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड बहुत जल्दी किक इन करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट ना मेरा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्पीड से रिलेटेड है। वहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा लैग है जो नहीं होना चाहिए। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम में लैग होना चाहिए था जो नहीं है, यहाँ पे लैग नहीं होना चाहिए था जहाँ की है तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी गाड़ी बंद है, लेट मी स्विच ऑन द व्हीकल। तो अभी ये ऑन हुई, वो देखो, ये 10 में से एक बार ऐसा होता है, एंड लकीली अभी हो गया। कार स्टार्ट है, कार स्टार्ट हो गई है, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो अभी तक ऑन नहीं है, अब वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे, अगर उसका जो MID है, सॉरी MID तो ये है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो भी काफ़ी टाइम लेता है उसको पूरी तरह से स्टार्ट होने में। कार स्टार्ट है, इतनी देर में मैं कोल्ड स्टार्ट, अगर मॉर्निंग में मैंने कोल्ड स्टार्ट कर लिया तो हर बार मुझे कोल्ड स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो वो मैं लेके कार लेकिन चलना शुरू कर देता हूँ, अब वो देखो वो अब ऑन हुआ है। इट हैज़ गुड 12 to 15 सेकेंड्स ऑफ डिले, जो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ जो मेरे को इसमें थोड़ा सा इरिटेट करती है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर ऑन हो गया है, मैं यहाँ से ड्राइव मोड चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको डाल दिया फॉर एग्जांपल जिप मोड पे। अब वो जिप मोड पे गया, ठीक है, वो आया जिप मोड एक्टिवेटेड। मुझे यहाँ से कुछ और चेक करना है साइमल्टेनियसली, तो वो नहीं होगा। सेकेंड, अब ये थर्ड क्लिक पे जाके वो आया, तो ये क्या है ना, ये ओवरराइट नहीं करता है। अभी मैंने जिप मोड को एक्टिवेट किया, वहाँ पे मेरे को दिखाया जिप मोड एक्टिवेटेड, बट अगर मैं कोई और बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आइडियली वो ऑपरेशन ना ओवरराइट करना चाहिए, एंड इमीडिएटली मेरे को नेक्स्ट कमांड वो दिखाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। एटलीस्ट ऐसा ही मेरी प्रीवियस कार्स में होता था।
सो वो इसमें नहीं हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। आई बिलीव ये सारी चीज़ें ना यार सॉफ्टवेयर अपग्रेड से सॉल्व की जा सकती हैं, एंड आई एम श्योर महिंद्रा शायद कुछ कर भी रहा होगा इसके ऊपर काम, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी लोगों ने एक्चुअली रेस किया है जितने भी मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। अब इसी पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड मेरे को एक बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग पॉइंट लगता है। अभी फॉर एग्जांपल गाड़ी स्टार्ट है तो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन है, आप कुछ भी रेडियो सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, वो चलेगा परफेक्टली। अब फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी देर कहीं वेट करना है, लेट्स से 120 सेकंड्स का सिग्नल है, या आप किसी शॉप के आगे खड़े हो, आपका फैमिली मेम्बर शॉप में से कुछ लेने गया, आप कार में वेट कर रहे हो एंड यू वांट टू स्विच द कार ऑफ, आप इंजन को बंद कर देना चाहते हो। होता क्या है, मैंने एसी ऑफ किया, अब जैसे ही मैं इंजन ऑफ करूँगा, मैंने इंजन ऑफ किया, वो देखो वो वहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बंद हो जाएगा। यार ये गलत है। इंफोटेनमेंट सिस्टम एटलीस्ट मैंने आज तक जितनी कार्स ड्राइव करी है ना, इग्निशन ऑफ करने पे बंद नहीं होता है। इग्निशन ऑफ करने पे या तो मैं की निकालूंगा, की निकाल इग्निशन ऑफ करने के बाद, या मैं मेरा डोर ओपन करूँ। अगर वो कीलेस एंट्री है तो मैं मेरा डोर जब ओपन करूँगा तब वो बंद होता है। अगर वो की वाला सिस्टम है तो जब मैं की निकालूंगा स्लॉट में से तब वो बंद होता है। इस केस में क्या है, आप अगर कहीं पे खड़े हो, आपके सॉन्ग्स बंद हो जाएंगे, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो वो बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। हाँ, अगर वो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम से कार अपने आप बंद हुई है तो ये ऑन रहता है, अदरवाइज आपने अगर कार ऑफ करी है तो ये भी साथ में ऑफ हो जाता है। ये एक और इरिटेटिंग चीज़ है जो मेरे को इसमें लगती है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट जो मेरे को है ना यार, ये मैं प्योरली एंड प्योरली कंपेयर कर रहा हूँ मेरी प्रीवियस कार से, जो कि टी-रॉक थी, फॉक्सवैगन टी-रॉक। यार इसमें ना मेरे को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब ये ऑटो मोड पे मैं कार को चलाता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पी दिख रहा होगा, विच मीन्स इट इज़ इन द पार्किंग मोड राइट नाउ। अब मैं इसको डी मोड पे लेके आता हूँ, ये डी पे आ गई। नो वेयर इट इज़ गोइंग टू शो मी कि ये कौन से गियर में है। आप चलो, आप आराम से क्रूज़ करते रहो 90-100 स्पीड, वो 6th गियर तक चला जाएगा, ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट होते हैं, परफेक्टली शिफ्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो कहीं पे भी मेरे को दिखाएगा नहीं कि कौन से गियर में है, वो डी पे ही रहेगा। ओनली टाइम व्हेन इट विल शो मी द गियर, अगर मैं इसको यहाँ से मैनुअल पे शिफ्ट करता हूँ। अभी मैंने इसको मैनुअल पे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट करके, अभी वहाँ पे फर्स्ट गियर आ रहा है। अब मैं जैसे जैसे गियर चेंज करूँगा तो वो वहाँ पे मेरे को गियर इंडिकेटर देता रहेगा। अबे वाइपर चालू हो गया, रुको। हाँ, वो वहाँ पे मेरे को गियर इंडिकेटर देता रहेगा। बट अगर मैं इसको ड्राइव मोड पे चलाता हूँ तो वो देखो वहाँ पे मेरे को गियर इंडिकेटर नहीं देगा, वो सिर्फ डी दिखाता रहेगा। यार ये मेरे को थोड़ा पर्सनल लेवल पे मेरे को थोड़ा लगता है इरिटेटिंग, बिकॉज आई लाइक टू नो कि कार कौन से गियर में चल रही है, कितना आरपीएम पे, और नॉर्मली 2000 आरपीएम पे शिफ्ट करता है, बट शिफ्ट करके इस समय कार कौन से गियर में है मेरे को लगता है कि यार पता होना चाहिए। अब ये पर्सनल लेवल है, हो सकता है आपको ना लगे, बट मैंने जितनी गाड़ी आज तक ऑटोमेटिक चलाई है उसमें दिखता था, तो मेरे को थोड़ा सा चेंज मैनेजमेंट अपने साथ करना पड़ रहा है। ऑल्दो अभी काफ़ी हद तक चेंज हो गया हूँ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है, बट ये एक पॉइंट है जो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि होता तो बेटर था। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो मेरे को इसमें थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, एंड ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों ने रेस किया है जब भी मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था। आई डोंट नो ये क्यों महिंद्रा ने मिस किया, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन एक्चुअली। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट्स में अगर आपको दिखाऊं तो नीचे आपको ये दिख रहा है अगर, तो 2 चार्जिंग स्लॉट्स मिलते हैं आपको, जो कि दोनों USB है। ये 2 USB है, पीछे एक C टाइप मिलता है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ना वो 12 वोल्ट वाला सॉकेट नहीं है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ, उससे प्रॉब्लम ये होता है यार कि अभी चलो मैं एटलीस्ट वो टायर इन्फ्लेटर वायर वाला यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास टायर इन्फ्लेटर वायरलेस है, सो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एटलीस्ट मैं टायर इन्फ्लेशन का काम कर सकता हूँ। मेरे को प्रॉब्लम होता है, मैं यूज़ करता हूँ इन्फ्लेटेबल बेड मेरे छोटे बच्चे के लिए। जब भी हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ये पीछे की सीट पे हम लोग इन्फ्लेटेबल बेड लगा देते हैं। उसको इन्फ्लेट करने के लिए मेरे को उसका कनेक्शन ऑल द वे फ्रॉम 3rd रो करना पड़ता है, बिकॉज वो 12 वोल्ट का जो स्लॉट दिया है महिंद्रा ने वो 3rd रो में दिया है, वो यहाँ फ्रंट में कहीं नहीं दिया है, 2nd रो में भी कहीं पे नहीं दिया है। वो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार, बीच में खड़े रहो, फिर 3rd रो में जाके उसका कनेक्शन लगाओ, फिर आगे आओ, कार का इग्निशन ऑन करो, फिर वापस 2nd रो में जाके उसको स्टार्ट करो, पूरा भरने के बाद फिर 3rd रो से जाके उसको निकालो। बहुत थोड़ा कम्बरसम काम हो जाता है यार। यहाँ दे दिया रहता था तो सब इजी काम है, यहाँ बीच में बैठ गया, वो भी बेड भी लग गया, उसका यहाँ से सब ऑपरेट भी हो गया। यहाँ क्यों नहीं दिया भाई पता नहीं, बहुत लोगों को मैंने देखा है, उन लोगों ने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, वो मैं वो करना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं पर्सनली कार की वायरिंग्स एंड उन सब
चीज़ों के साथ कुछ ज़्यादा टच करवाता नहीं हूँ कभी बाहर से। महिंद्रा अगर ऑफर करे तो मैं डेफिनेटली लगवा लूँगा जाकर सर्विस सेंटर से, बट तब तक के लिए ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास वायरलेस वाला टायर इन्फ्लेटर नहीं है तो और बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको फिर या तो उसका वायर लंबा करवाना पड़ेगा या आपको ऐसा देखना पड़ेगा जिसकी वायर एटलीस्ट इतनी लंबी है कि वो थर्ड रो में उसका सॉकेट लगने के बाद वो फ्रंट टायर्स तक आपका टायर इन्फ्लेटर आ जाए। अगर वो नॉर्मल जितने भी मार्केट में मिलते हैं किसी में मैंने देखा नहीं है कि इतनी लंबी वायर आती हो। अगर आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आपको उसकी वायर लंबी करवानी पड़ेगी, तो ही आप उसको यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको फ्रंट टायर्स के लिए एटलीस्ट यूज़ नहीं कर पाओगे। ये एक प्रॉब्लम है जो आइडियली उनको करना चाहिए था। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से जो इसमें नेगेटिव है वो ये है कि यार अभी देखो कैसा है ना, मैं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट, एक मिनट AC चालू कर लो यार, गर्मी हो रही है। हाँ सॉरी, आई रियली अप्रिशिएट दैट महिंद्रा ने इतना अच्छा कार बनाया है एंड दे आर ट्राइंग टू गिव ऑल दोज फीचर्स जो आपको नॉर्मली वो जर्मन कार्स या कोरियन कार्स या वो सब कार्स में मिलते थे। वो लेवल पे जाके महिंद्रा ने वो फीचर्स देना स्टार्ट किए हैं SUVs में स्पेसिफिकली। आई मीन हैचबैक्स में, सेडान्स में, वो सब में बाकी कंपनीज भी काफ़ी टाइम से वो फीचर्स दे रही हैं, बट महिंद्रा के SUVs में वो सारे एडवांस टेक्निकल फीचर्स नहीं आते थे जो अभी हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसीलिए आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टाइम लगेगा महिंद्रा को वो सारी चीज़ें पूरी तरह से 100% लेवल पे जाके फिक्स करने में, क्योंकि अभी भी आप देखोगे ना थोड़े से टेक्निकल निगल्स रहते हैं। कभी 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 आपका एयरबैग का लाइट ऑन हो जाएगा, कभी आपको कोई और वार्निंग लाइट ऑन हो जाएगा। फिर ऑप्शन है आप जब भी रुकोगे एक बार कार ऑफ कर दो, कार को दोबारा जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो सेंसर्स के थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं जो इधर उधर चलते रहते हैं। एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड है, महिंद्रा की ऐप्स हैं जो महिंद्रा फॉर यू, अमेजिंग ऐप है, काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हैं। उस ऐप के थ्रू आई बिलीव वो लोगों को ना थोड़ा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक पॉइंट आप बहुत जगह देखोगे जहाँ पे भी स्कॉर्पियो इनका कोई ग्रुप आप देखोगे उसमें रीजनरेशन आता है, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल। BS6 कार्स में वो डेफ यूज़ होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो पार्टिकल्स होता है वो जम जाता है, उसको निकालने के लिए रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल। बहुत लोगों को वो नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, बिकॉज सिंस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बॉट अ डीजल कार। लकीली मेरी कार में रीजनरेशन अभी तक आया नहीं है, बट मेरी आदत है कि मैं पूरा ओनर्स मैनुअल पढ़ता हूँ, तो मुझे वहाँ से पता लगा कि उसका एक प्रोसेस ऑलरेडी कार में इनबिल्ट है वो रीजनरेशन स्टार्ट करने का। बहुत लोगों को नहीं पता है, आप देखोगे बहुत लोग उससे रिलेटेड इश्यूज रेस करते हैं कि वो रीजनरेशन का ये एरर क्यों दे रहा है, क्या करना है। दे गो ऑल द वे टू सर्विस सेंटर, फिर सर्विस सेंटर उनको वहाँ पे करके देता है। बेटर है यार, आपका ऐप है, आप बाय डिफ़ॉल्ट सब लोगों के लिए डाउनलोड करवाते हो, पुश नोटिफिकेशन डाल दो, उसमें कुछ टिप्स डाल दो, वो सारी चीज़ें जो हैं डाल के लोगों को एजुकेट करो, बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। आई बिलीव इससे काफ़ी हद तक एक तो ट्रस्ट बिल्ड होता है ब्रांड के साथ, प्लस ये सारी चीज़ें लोगों को हेल्प करेंगी यार, सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। सो ये मेरे हिसाब से 5 पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। वेरी सून आई विल मेक अ कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू। 5000 किलोमीटर जैसे मैंने आपको बोला हो गया है कार का ऑलरेडी, बनाऊंगा, एंड उसमें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स मैंने आपको बताई दिए, उसमें आपको पॉजिटिव्स बताऊंगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं पॉजिटिव्स। लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, कार इज़ अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में, जो ड्राइविंग प्लेजर है ना कार में अनमैच्ड है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। प्लीज़ लेट मी नो आपके हिसाब से अगर और कोई नेगेटिव आपको लगता है कार में जो मैंने शायद अभी तक फील नहीं किया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं भी एक बार देखूंगा कि वो चीज़ मेरे को इरिटेट कर रही है, मेरे को प्रॉब्लम देगी या नहीं। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।